हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी एक है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय या फिर अर्धन्यायिक निकाय। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी ने एक अनुसूचित जनजाति प्रवासी श्रमिक के मामले में ओडिशा सरकार और रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन के बाद एक नया अनुच्छेद 338 से जोड़कर की गई थी। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये दो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। कार्बन पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोरेज करने की एक प्रक्रिया है। और दूसरा कथन, महासागर, मिट्टी और तेल भंडार प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जलवायु परिवर्तन के संकट के समाधान के लिए कार्बन पृथक्करण या सीक्वेस्ट्रेशन के क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कार्बन पृथक्करण या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोरेज करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचना और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है। पेड़ पौधे बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपने बायोलॉजिकल मास में कार्बन जमा करते हैं। वहीं महासागर हवा के संपर्क के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। मिट्टी सूक्ष्म जीवों और हवा के बुलबुले के माध्यम से कार्बन को धारण करती है, इसलिए कथन दो सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व या पीटीआर में बाघों के शिकार का आधार बढ़ाने हेतु चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में देश में बनाए गए पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक था। इसमें मुख्य रूप से उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और सालवन का प्रभुत्व है। इस रिजर्व में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, ग्रे वुल्फ, जंगली कुत्ता, गौर, स्लॉथ बियर और 4 सींग वाले मृग शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित गुइलेन बैरे शब्द किससे संबंधित है? चावल की किस्म, न्यूरोलॉजिकल विकार, उपग्रह या फिर लोक नृत्य? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजिकल विकार। हाल ही में पेरू ने एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामलों में भारी वृद्धि के बाद 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। गुइलेन बैरे सिंड्रोम लंबे समय तक चलने वाले न्यूरोलॉजिकल विकारों में से एक है, जिसे लॉन्ग कोविड जटिलताओं के रूप में जाना जाता है। ये सिंड्रोम कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद दुनिया भर में रिपोर्ट किया गया है। गुइलेन बैरे एक गंभीर ऑटो इम्यून विकार है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और शुरू में अंगों में कमजोरी, झुंझुनी और सुन्नता का कारण बनता है। ये सिंड्रोम उन नसों को प्रभावित कर सकता है जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। साथ ही उन नसों को भी प्रभावित कर सकता है जो दर्द, तापमान और स्पर्श संवेदनाओं को संचारित करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी और पैरों या हाथों में संवेदना की हानि हो सकती है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोई भाषा किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य कैबिनेट ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव कोई भाषा के संरक्षण और प्रसार के साथ अनुसंधान और अध्ययन को सुविधाजनक बनाएगा। इससे कोई भाषा के संरक्षण व अनुसंधान और अध्ययन की सुविधा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सकेगा। आपको बता दें कि कोई भाषा को कुई और कुवी नाम से जाना जाता है। ये ओडिशा की कंध जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है। ये मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में बोली जाती है और ओडिया लिपि में लिखी जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केर पूजा किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या फिर ओडिशा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने केर पूजा के मौके पर त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि केर पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है, इसलिए विकल्प भी सही है। केर पूजा खर्ची या खारची पूजा के 7 दिन बाद आयोजित की जाती है। ये स्वदेशी जनजातीय आबादी द्वारा
आयोजित एक वार्षिक त्योहार है जिसमें जटिल अनुष्ठान शामिल हैं। इसका उद्देश्य लोगों की भलाई और बुरी आत्माओं को दूर रखना है। इसमें अगरतला से 7 किलोमीटर उत्तर में स्थित पूर्ववर्ती रियासत की पिछली राजधानी पूरन हवेली में एक साथ 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इसे कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में भी आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में 4 बार इस आयोग का गठन किया जा चुका है। और दूसरा कथन, इसके आदेशों को किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के कानूनी रुख से असहमति जताई और आदेश दिया कि वो केंद्र से प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद ही मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में कानून की शक्ति होती है और किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए कथन 2 सही है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है, यानी 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत और 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत। इसलिए कथन 1 भी सही है, तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए रुख करते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल या फिर विश्व बैंक? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई का नवीनतम अपडेट जारी किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल यानी ओपीएचआई द्वारा जारी किया गया है। इसलिए विकल्प भी सही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को सफलतापूर्वक आधा कर लिया है, जिससे पता चलता है कि तेजी से प्रगति संभव है। इन देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं। हालांकि 110 देशों में 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन यानी 18% से अधिक तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण संकेतक के तहत बहुआयामी रूप से गरीब और वंचित लोग 2005 व 2006 में 44.3% से घटकर 2019 और 2021 में 11.8% हो गए और बाल मृत्यु दर 4.5% से गिरकर 1.5% हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला CPGRAMS पोर्टल किसकी एक पहल है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CPGRAMS की मासिक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। आपको बता दें कि CPGRAMS एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24/7 उपलब्ध है। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक एकल पोर्टल है जो भारत सरकार और राज्य के सभी मंत्रालयों या विभागों से जुड़ा हुआ है। इसलिए विकल्प सही है। ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकने वाले स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लीकेशन और उमंग के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल खबरों में देखी गई थी। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिका और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम या फिर रूस और बेलारूस? तो आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में फ्रांस ने यूक्रेन को कई स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी की है। आपको बता दें कि स्कैल्प एक हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली ब्रिटिश फ्रांसीसी मिसाइल है। इसलिए विकल्प सी सही है। इसे ब्रिटेन की सेना स्टॉर्म शैडो और यूक्रेन की सेना में लॉन्ग रेंज वेस्टर्न वेपन के रूप में जाना जाता है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। इसे फ्रांस के राफेल या ब्रिटिश टाइफून जैसे पश्चिमी लड़ाकू विमानों से दागे जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मिसाइल का निर्माण यूरोपीय निर्माता MBDA मिसाइल सिस्टम द्वारा किया गया है। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस किसकी एक पहल है? ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी जर्मनी या फिर डी भारत। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।